बच्चों आज हम लोग फिर जो है पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 2018 बीए फर्स्ट पेपर, इसका दूसरा भाग। पहला भाग बच्चों हम लोग हल कर चुके हैं, इसमें हम लोग जो है लगभग 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम लोग आज 61 के बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों हम लोग इसमें पढ़ चुके थे 60 नंबर तक हम लोग ये पेपर को हल कर चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जौहर प्रथा किस काल में प्रचलित थी। तो बच्चों जौहर प्रथा राजपूतों के काल में प्रचलित थी, जहाँ पर राजपूत महिलाएं, राजपूत कन्याएं अपने आप को आग के समर्पित कर लेती थी। इसमें होता क्या था, जब राजपूत राजा युद्ध करने के लिए गए होते थे किसी मुस्लिम राजा से, अन्य विदेशियों से, तो ऐसी स्थिति में जब हार होने की, पराजय की संभावना होती थी, तो शत्रु मुस्लिम, अंग्रेज जो भी होते थे उनके विरोधी, वो राजपूत महिलाओं को हाथ ना लगा सकें, छू ना सकें। इसके लिए राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने आप को आग के समर्पित कर लेती थी, जिसे जौहर प्रथा के नाम से बच्चों जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 61 नंबर पे। तो बच्चों सोमनाथ का मंदिर स्थित है। सोमनाथ का मंदिर बच्चों गुजरात में स्थित है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने अपना जो है, महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था 1025 और 26 ईस्वी में। बच्चों एक प्रकार से सोमनाथ मंदिर जो है, एक प्रकार से मंदिर में युद्ध कम है, अभियान ज़्यादा है। बच्चों इसने 1025 में इसने अभियान प्रारंभ किया और 1026 में इसने जो है मंदिर को लूट लिया। तो इसमें जो है खास करके तो ये जो है मंदिर कहाँ पे है बच्चों, गुजरात में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोमनाथ की लड़ाई कब लड़ी गई थी बच्चों? सोमनाथ की लड़ाई 1026 में लड़ी गई थी। थोड़ा सा कभी कंफ्यूज की स्थिति होती है, 1025-26 ये लिखा रहता है। तो ये चीज़ है कि इसमें 1025 में अभियान होना शुरू हुआ और जनवरी के प्रारंभ में ही 1026 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ। तो सोमनाथ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये 1026 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम और द्वितीय संग्राम किसके मध्य लड़ा गया था? तो बच्चों सबको मालूम है तराइन का प्रथम और द्वितीय संग्राम 1191 में प्रथम संग्राम और 1192 में द्वितीय संग्राम, ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें प्रथम संग्राम 91 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया था और उसमें भी मोहम्मद गोरी ने अपने आप को हाथ पांव जोड़कर उसने अपने आप को बचा लिया था। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत थे, राजपूत जो है हृदय के बड़े दयालु होते थे। अपने शत्रुओं के साथ भी कभी ये दुश्मनी, वो क्या बोलते हैं, कभी अपने शत्रुओं के साथ भी ये कभी क्रूरता का व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए विशाल हृदय का परिचय देते हुए इन्होंने मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया। लेकिन 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो उसने अपने विशाल हृदय का परिचय नहीं दिया, उसने पृथ्वीराज चौहान को तुरंत मौत के घाट उतार दिया। तो बच्चों दोनों युद्ध जो हुए थे तरावड़ी के मैदान में या तराइन के मैदान में, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बच्चों इसने 17 बार आक्रमण किया। और जो ये सोमनाथ का संग्राम था बच्चों, ये महमूद गजनवी का ये 16वां आक्रमण था। ठीक है, कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, और 17वां आक्रमण इसने किया था सिंध के जाटों पर। जब वह सोमनाथ मंदिर से अपार धन को लूट कर गजनी ले जा रहा था, तो रास्ते में सिंध के जाटों ने उस पर आक्रमण किया, उसका बहुत सारा धन उससे छीन लिया था। तो उसने जो अंतिम आक्रमण किया था वो किसी लूट के लिए नहीं, बल्कि बदले की भावना के लिए, बदले की भावना से प्रेरित होकर इसने 17वां आक्रमण जाटों पर किया। और 16वां आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 65 नंबर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। बच्चों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी वंश का, जिसको 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम संग्राम में पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बच्चों अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, विकल्प बी आपका सही होगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस लड़ाई से हुआ? बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसे हमने आपको बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को
पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगला नंबर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बच्चों सभी जानते हैं, बाबर ने की है। विकल्प ए आपका सही होगा। 68 नंबर, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? सब लोग जानते हैं, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये तीनों प्रश्न लगभग जो है एक ही जैसा है। 69 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस संग्राम में हुआ? बस बच्चों वही चीज है, पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर पहला व्यक्ति था जिसने भारत की धरती पर तोपों का प्रयोग किया था, वो भी पानीपत के प्रथम संग्राम में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक, चलिए विकल्प ए आपका सही होगा। अगला नंबर है 70 नंबर, तुलगमा क्या है? तुलगमा क्या? तुलगामा लिखा हुआ है। ठीक है, तुलगमा तुलगामा एक ही चीज है। तुलगमा बच्चों ये युद्ध समरतंत्र है, युद्ध का समरतंत्र है। इस तुलगमा समरतंत्र का प्रयोग बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के प्रथम संग्राम में, और बाबर ने ही खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध इसने प्रयोग किया था। अर्थात खानवा के संग्राम में और पानीपत के संग्राम में, दोनों संग्रामों में बाबर ने तुलगमा नामक रणनीति का प्रयोग किया था। आपका विकल्प डी सही होगा। ये क्या है? युद्ध सामरिकी या युद्ध की कला या युद्ध समरतंत्र, एक ही चीज है बच्चों। 71 नंबर, मीर अतिफ से तात्पर्य है? बच्चों मीर अतिफ जो है ये तोपखाने के मुखिया को कहा जाता है। मीर अतिफ, मीर अतिफ या दारोगाए तोपखाना। बच्चों तोपखाने के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मीर अतिफ भी कहा जाता है और दरोगाए तोपखाना भी कहा जाता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर है, पानीपत के प्रथम संग्राम के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बच्चों सब लोग जानते हैं, पानीपत के प्रथम संग्राम में दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पराजित किया था। 73 नंबर, बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा था? बच्चों बाबरनामा पुस्तक बाबर ने स्वयं लिखा था। विकल्प डी आपका सही होगा। 74 नंबर, हल्दी घाटी का संग्राम संबंधित है? बच्चों हल्दी घाटी का संग्राम महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, तो हल्दी घाटी का संग्राम संबंधित है महाराणा प्रताप से। चलिए 75 नंबर है बच्चों, जमींदारी प्रथा में जमींदारी प्रथा से मनसबदारी प्रथा भिन्न थी। अर्थात जमींदारी और मनसबदारी दोनों में अंतर क्या होता था? बच्चों मनसबदारी जो होते थे, जो मनसब होता था ये सेना का पद था। जमींदारी जो है, जमींदार जो होते थे ये सिविलियन पद था। ठीक है, तो जमींदार क्या, मनसबदारी क्या होती थी? मनसबदार क्या होते थे? ये सैनिक पद होता था। तो जो मनसबदार होते थे वो सैनिक पद होता था, और जमींदार जो होते थे वो एक राजवाड़ी राजशाही टाइप के होते थे। ठीक, तो मनसबदारी क्या होती थी? सैनिक संबंधित होता था, यानी मुगल काल से संबंधित होता था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की नींव डाली थी, या मनसबदारी प्रथा की स्थापना अकबर ने किया था, जो कि खास करके मनसबदार जो होते थे ये सेना के अधिकारी होते थे, जो कि खास करके 10 से लेकर 10,000 सैनिकों तक के पद होते थे। बाद में अकबर ने इसे 12,000 तक बढ़ा दिया। इसमें क्या होता था? शुरुआत में 5,000, बाद में 5,000 से ऊपर जो मनसबदार होते थे वो सिर्फ राज परिवार के व्यक्तियों को दिया जाता था। प्रारंभ में 5,000, बाद में 7,000। ठीक है बच्चों, इससे जो ऊपर के मनसबदार होते थे वो केवल राज परिवार के व्यक्ति होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 नंबर, मनसब का अर्थ होता था। बच्चों मनसब क्या होता था? एक प्रकार के सेना का पद जो धारण करता था, सैन्य अधिकारी का पद जो धारण करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। तो मनसब जो संबंधित होता था ये होती थी पदवी, अर्थात विकल्प ए आपका सही होगा। 77 नंबर है, मुगल काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बच्चों मुगल काल में जो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था दरोगा-ए हरकारा। ध्यान रखिएगा, दरोगा-ए हरकारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कहते हैं मुगल साम्राज्य की ताला कुंजी। बच्चों मुगल साम्राज्य की ताला कुंजी जो है अकबर तोपखाने को कहता था। तो तोपखाने को ही ताला कुंजी इसलिए कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो है मार्ग इसी तोपखाने ने ही खोला था। ठीक है, क्योंकि भारत की धरती पर पहली बार बाबर ने
तोपखाने का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, वो भी 1526 के पानीपत के प्रथम संग्राम में। इसीलिए और तोपखाने का अलग अलग तरीके से विकसित रूप इसने जो है प्रदान किया, अत्यधिक विकास किया। अब बाद में इन्हीं तोपखाने की वजह से खानवा का संग्राम भी इन्होंने जीता बाबर ने। तो इसीलिए इसे जो है तोपखाने को मुगल साम्राज्य की ताला कुंजी कहा जाता है। तो विकल्प सी आपका सही होगा। 79 नंबर है दफ्ती तोपखाना। बच्चों दफ्ती तोपखाना में हल्की तोपें शामिल होती थी। विकल्प ए आपका सही होगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बच्चों बाबर मूल रूप से शासक था फरगना का। फरगना इस समय कहाँ पे है? फरगना बच्चों इस समय है उज्बेकिस्तान में। हाँ, तभी बाबर ने जो है तुलगमा समरतंत्र उज्बेकों से सीखा था। चलिए विकल्प ए आपका सही होगा। 81 नंबर है मनसबदारों के नियुक्तिकर्ता कौन थे? मनसबदारों के नियुक्तिकर्ता बादशाह, अर्थात मनसब की नियुक्ति कौन करता था? मुगल बादशाह हाँ। और मनसबदारों की शुरुआत किसने की थी या मनसबदारी की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों मनसबदारी की स्थापना अकबर ने की थी। हाँ। फिर विकल्प बी आपका सही होगा। 82 नंबर खानवा का संग्राम कब हुआ था? बच्चों खानवा का संग्राम जो हुआ था पानीपत के संग्राम के जस्ट एक वर्ष बाद ये हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है, ये विकल्प ए आपका सही होगा। ऐसा हुआ था जब पानीपत के संग्राम के बाद जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उधर राणा सांगा भी कई बार जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके थे। अब स्थिति ये थी कि एक जंगल में कभी दो शेर नहीं रह सकते थे, या तो बाबर रहता या तो राणा सांगा रहते। तो ऐसी स्थिति में खानवा का संग्राम होना अब संभावी हो गया था, निश्चित हो चुका था। और इसी संग्राम के द्वारा यह निर्णय होना था कि इस जंगल में कौन शेर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है 1527 ईस्वी में आपका विकल्प ए सही होगा। चलिए 83 नंबर है खानवा का संग्राम किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो खानवा का संग्राम बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को पराजित किया था। रणनीति या समरतंत्र वही अपनाया था जो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था, तुलगमा समरतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? बच्चों पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध को अफगान मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और यही वह संग्राम था जिसमें पराजित होने के बाद मराठा शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। पानीपत के तृतीय संग्राम के बाद मराठा शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो इसमें विकल्प सी आपका सही होगा। चलिए 85 नंबर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? बच्चों पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठा सेना का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है बच्चों, मराठा सेना के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। और अफगान सेना के सेनापति कौन थे? अफगान सेना के सेना अध्यक्ष थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, चलिए विकल्प डी आपका सही होगा। 86 नंबर भारतीय इतिहास में छत्रपति के नाम से कौन विभूषित? बच्चों छत्रपति के नाम से शिवाजी को जाना जाता है। विकल्प बी आपका सही होगा। विकल्प सी आपका सही होगा। वैसे भी शिवाजी के नाम के आगे हमेशा लिखा रहता है छत्रपति शिवाजी, तो भारतीय इतिहास में छत्रपति के नाम से विभूषित थे शिवाजी। 87 नंबर शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? बच्चों शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि शिवाजी गुरिल्ला युद्ध कला में प्रवीण थे, छापामार युद्ध कला में प्रवीण थे। वो अचानक आक्रमण करके जंगलों में छुप जाते थे। जैसे चूहा बिल में छुप जाता है उसी तरह वो तुरंत औरंगजेब की सेनाओं पर आक्रमण करके जंगलों में और पहाड़ियों में लुप्त हो जाते थे। इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। 88 नंबर शिवाजी युद्ध कला। शिवाजी की युद्ध कला मुख्यतः आधारित थी। बच्चों वही चीज है, शिवाजी की युद्ध कला छापामार युद्ध पद्धति पर आधारित थी। विकल्प बी आपका सही होगा।
89 नंबर, शिवाजी ने अफजल खां को मारा था। बच्चों शिवाजी ने अफजल खां को ना तो तलवार से मारा था, ना पिस्तौल से, ना पत्थर से। शिवाजी ने एक नए प्रकार के हथियार का प्रयोग किया था अफजल खां को मारने के लिए, जिसे सिंह नख कहा जाता है। सिंह नख या बाघ नख दोनों कह सकते हैं आप। बाघ के चाहे नाखून मान के चलिए, चाहे शेर का नाखून, तो सिंह नख और बाघ नख एक ही है। तो इसमें विकल्प ए आपका सही होगा। 90 नंबर है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसलिए कि वे गुरिल्ला युद्ध में प्रवीण थे और अचानक लुप्त हो जाते थे। वही चीज़ है बच्चों, गुरिल्ला युद्ध में प्रवीण, अचानक आक्रमण करना और भाग जाना। तो विकल्प ए आपका सही होगा 90 में। 91 नंबर, शिवाजी की सेना में शामिल लूटपाट करने वालों को क्या कहा जाता था? बच्चों लूटपाट करने वाले के शिवाजी के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पिंडारी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी की सेना में जो शामिल होते थे, जो लूटपाट करने वाले जो सैनिक होते थे, उन्हें पिंडारी कहा जाता था। विकल्प बी आपका सही होगा। ये विकल्प सी में लगा है, ये गलत है बच्चों। गुरिल्ला तो उनके सभी सैनिक होते थे, लेकिन जो पिंडारी, जो लूटने वाले होते थे, उन्हें पिंडारी कहा जाता था। विकल्प बी आपका सही होगा। चलिए 92 नंबर, दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है? बच्चों दुर्गों का व्यक्ति कहा जाता है शिवाजी को। विकल्प सी आपका सही होगा, क्योंकि शिवाजी के राज्य में लगभग 240 किले थे। शिवाजी ने पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और नए दुर्गों का निर्माण कराया, और शिवाजी के राज्य में दुर्गों का एक जाल सा फैल गया था। इतने ज़्यादा किले थे शिवाजी के राज्य में, इसलिए शिवाजी को दुर्गों का व्यक्ति कहा जाता था। 93 नंबर है, दारू खाना किसे कहते हैं? बच्चों दारू खाना जो है शिवाजी के तोपखाने को कहा जाता है। तो शिवाजी अपने तोपखाने को दारू खाना के नाम से बुलाते थे, या शिवाजी के तोपखाने को दारू खाना कहा जाता है। 94 नंबर, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे श्रेणी का अधिकारी कौन होता था? बच्चों शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी जो होता था, वो होता था नायक। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा अधिकारी नायक, सबसे बड़ा अधिकारी फरनौबत। चलिए विकल्प डी आपका सही होगा। 95 नंबर, खालसा का मतलब क्या होता है? बच्चों खालसा का जो मतलब होता था, खालसा का मतलब होता था शुद्ध। जो खालसा शब्द है ये सिखों की युद्ध कला से संबंधित है। सिख काल में खालसा शब्द ये सिखों के धर्म से जोड़ा गया है, जिसे खालसा कहा जाता था। 96 नंबर, खालसा दल की शुरुआत किसने की थी? बच्चों खालसा दल की शुरुआत जो है, बच्चों खालसा दल की शुरुआत की थी, खालसा दल की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, विकल्प बी आपका सही होगा। विकल्प बी आपका सही होगा। खालसा दल का प्रारंभ किया था गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु गोविंद सिंह ही ऐसे थे जिन्होंने सिखों को, जो एक धार्मिक संगठन था, इसे एक सैन्य संगठन के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया था। अर्थात सिखों को एक लड़ाकू दल जो है बनाया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। क्यों बनाया? क्योंकि उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल सम्राट औरंगजेब ने कर दी थी। चलिए 97 नंबर, सोबराव का युद्ध कब हुआ था? ठीक है बच्चों, सोबराव का युद्ध जो है ये हुआ था 10 फरवरी 1846 को। तो विकल्प ए आपका सही होगा। सोबराव का संग्राम हुआ किसके बीच था? अंग्रेजों और सिखों के बीच में। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल गफ कर रहा था और सिख सेना का नेतृत्व तेज सिंह और लाल सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया, और सोबराव का संग्राम इतिहास का एक प्रसिद्ध संग्राम है। इस संग्राम में सिखों की शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। बच्चों जिस प्रकार पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठा शक्ति समाप्त हो गई, उसी प्रकार सोबराव के संग्राम में सिखों की सैन्य शक्ति समाप्त कर दी गई। तो ठीक है, सोबराव का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 को। विकल्प ए आपका सही होगा। और 98 नंबर, सोबराव का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सोबराव का संग्राम बच्चों अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में लड़ा गया था। विकल्प ए आपका सही होगा 98 में भी। आगे है 99 नंबर, सोबराव की लड़ाई किस नदी के तट पर किया गया? बच्चों सोबराव की लड़ाई जो है ये सतलज नदी के तट पर
हुआ था। और इसी सतलज नदी पर एक पुल बना हुआ था जहां से भागते हुए तेज सिंह ने पुल को तोड़ दिया, जिसके कारण बहुत से सिख सैनिकों को भागने का मौका नहीं मिला, बेचारे मार दिए गए। तो वो जो है किस नदी के तट पर लड़ी गई, तो वो बच्चों सतलज नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए अगर अंतिम प्रश्न है, सोबराव की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बच्चों सिख सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो तेज सिंह थे और लाल सिंह थे। तो सिख सेना का नेतृत्व बच्चों इसमें विकल्प के अनुसार तेज सिंह कर रहा था। ठीक है, बाकी लाल सिंह तो नदी के उस पार खड़ा हुआ था, उसको तो युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, और तेज सिंह जो है ये भागते भागते पुल तोड़ दिया था, सतलज नदी पर जो नौकाओं का पुल बना था उसे तोड़ दिया, जिससे बचे हुए सिख सैनिकों को भागने का मौका नहीं मिला। बेचारे बहुत से गोलियों से भून दिए गए अंग्रेजों के, और बहुत से नदी में डूब कर मर गए। ठीक है बच्चों, तो सोबराव की लड़ाई में सिख सेना का कमांडर था विकल्प सी तेज सिंह। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तेज सिंह के अतिरिक्त लाल सिंह भी था। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए।